we are talking about not just about the mental health of our children, but also our own. So let's start with the introduction. My name is Aisha Malik, and basically I'm from Pakistan, living here in Sweden for past 8 years. And I have been a student of psychology for more than 13 years, and still I feel that I'm just learning and I'm just in a process of it. And I recently did my master's from one of the Swedish university in emotional psychology. And I have been teaching for more than a year in Dot and Line, which is also an online platform in which I interact with the children. So somehow or the other, I get to know that how much mental health is important. Along with that, I'm running like a page with the name of Mental Health Care, in which I'm just voluntarily doing this stuff that I want to educate other people about mental health. I have been part of Dedicated Parents for nearly 2 years, and it was one of the best steps that I took. And I just not being able to improve myself, but I also try to help others by having a psychology background. All right. So today we will be doing these different parts in our webinar. It will like not be in form of a lecture. Rather, I will try to make it more interactive. I will not just talk about the problems, but rather I will also focus on the solutions of those problems as well. So, why mental health is important and why it is a crucial aspect of our growth and our development and our relationship. Because a sound mind is the key to all what you're doing. अगर आप ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर आप सही हैं या मुतमईन हैं या आप सीधे ट्रैक पे चल रहे हैं, तो all your other well-being is associated with it. Your emotional well-being, your physical well-being, आप जो सोचते हैं, आप कैसे चीजों को परसीव करते हैं, इन सब का इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ पे, आपकी ओवरऑल वेल-बीइंग के अंदर होता है. हमारे यहाँ चूंका जो आपकी फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर भी लाइक फोकस अलॉट, हर एक की तवज्जो जो है वो आपकी जिस्मानी सेहत के ऊपर होती है. देयर आर हार्डली पीपल हु टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, बट इवेंचुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है. बट अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान वी आर लैगिंग बिहाइंड, और हमारे यहाँ जहनी सेहत का तस्वुर बहुत कम है, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ स्टिग्मा बहुत ज्यादा है. अगर किसी बच्चे को या किसी घराने के बारे में ये समझा जाए कि उनकी मेंटल हेल्थ में कुछ इशू आ रहा है, तो पीपल स्टार्ट बायकॉटिंग देम, पीपल स्टार्ट लेबलिंग देम, जो कि इंतहाई तशवीशनाक चीज है. सबसे पहले ये कि हमें ये समझना है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ होती क्या है और मेंटल हेल्थ में आता क्या है. मेंटल हेल्थ का मतलब है इट रेफर्स टू योर इमोशनल, योर साइकोलॉजिकल एंड योर सोशल वेलबींग. ठीक है, आपकी सिर्फ जो है वो जहनी सेहत आपकी मेंटल हेल्थ में नहीं आएगी, बल्कि आपके इमोशंस क्या है, आपकी साइकोलॉजिकली आपकी थॉट्स क्या है, आपके थॉट प्रोसेसेस क्या है, आप सोचते कैसे हैं, आप लोगों से मिलते कैसे हैं. It is an essential like aspect of your overall health, your overall well-being, और ये आपको एबिलिटी देता है कि आप अपने इमोशंस को नेविगेट कैसे करते हैं. हमारे यहाँ चूंका बच्चा अगर रोता है या किसी बात पे ही और शी स्टार्ट स्क्रीमिंग, चीख रहा है या कुछ ऊंची आवाज में या मिसबिहेव कर रहा है, तो हमारे यहाँ एक बहुत आसान तरीका होता है टू यूज फोर्स, whether in the form of physical force or we shout back or we try to
कंट्रोल द चाइल्ड एंड हिज बिहेवियर। हम उस बच्चे को सिखाते ही नहीं कि इमोशंस को नेविगेट कैसे करना, यानी कि इमोशंस को रास्ता कैसे देना है। अगर आपको गुस्सा आया है तो जो इस्लाम भी हमें कहता है कि गुस्से को पी जाए, तो वो पीना कैसे है, हम वो अपने बच्चों को सिखा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें खुद अभी तक वो चीज समझ नहीं आई। Then we have to build a relationship. We have to tell them about how to cope with life challenges. हम घर के लिए तो बच्चा तैयार कर देते हैं, लेकिन उस बच्चे ने जब दुनिया में जाना है, हम उसको दुनिया के लिए तैयार नहीं करते। हम उसको एक ओबीडिएंट स्लेव बना देते हैं घर के अंदर। मैं कहूँ वो उठ जाए तो वो उठ जाए, मैं कहूँ बैठ जाए तो वो बैठ जाए, मैं जो कहूँ वो माने, वो एक परफेक्ट बच्चा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इस तरीके से ऐसे फॉलोअर्स बना रहे हैं जो हमें ही ओबे कर रहे हैं, उनकी खुद की कोई उस तरीके से सोच नहीं। और जब उनको कुछ समझ आती है तो उनको समझ नहीं आता कि हम अपने इमोशंस को हैंडल कैसे करें। ठीक है, अच्छा जी, इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि जब हम अपने बच्चे को एक्सप्लोर करने देते हैं, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देकर उसको क्रिएटिविटी सिखाते हैं, उसको एक्सप्लोर करने का बताते हैं, तो वो अपनी वेल बीइंग, अपनी मेंटल वेल बीइंग को एड्रेस करता है। अच्छा जी, what is the significance of this whole thing, your knowing your mental health and nurturing your mental health on the overall well-being? What happens कि जो बच्चा है उसकी mental health, it plays a huge role in his overall development. So it lays a very strong foundation for his mental well-being, जो कि उसको equip करती है to be more resilient. If something happens, he will not, hands up नहीं कर लेगा बच्चा जो है, वो ऐसे नहीं करेगा कि कोई मुश्किल आई तो बस हाथ पांव फूल गए, क्योंकि life is a mixture of ups and downs. So he will perform not just well in his academics, but उसकी social life will also be good if he or she knows how to equip his emotions. All right. Then what happened? We need a positive mental health, which will foster his self-esteem. He will get to know about effective coping skills, and that are the essential or the building blocks of having a like healthy life. Then we have some common challenges and that our children may feel. For example, the children, they just like adults, they also have this issue of anxiety, they have stress, they have some behavioral disorders, they have some trauma, they have some eating disorders, जो कि हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। We think कि अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे सैडनेस हो रही है और वो काफी अरसे तक हो रही है, तो वी थिंक कि ये तो बच्चा है, इसको क्या परेशानी होगी। या बच्चा अगर कहे कि मैं परेशान हूँ, या मुझे कोई सैडनेस है, या मुझे कोई इशू है, हम कहते हैं ये तो बच्चा है, इसको कैसे कुछ हो सकता है, इसने कौन सा कोई कमाने, एक सिर्फ पढ़ाई तो करनी है इसने, इसको कैसे कोई स्ट्रेस हो जाता है। सबसे पहले तो एक चीज समझने की ये है कि ऐसा नहीं कि आपका इन्वायरमेंट ही आपके मेंटल इश्यूज कॉज करता है। समटाइम्स दे आर बायोलॉजिकल, दे आर जेनेटिकल। अगर माँ बाप के अंदर या इवन फोर फादर्स तक अगर कोई मेंटल इशू रहा है, तो वो आगे जनरेशन्स में ट्रांसफर करता है। So there are genetical bases, there are biological bases of it. Along with that, there are environmental factor. You might not know. आपको लग रहा होगा कि probably घर में तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो बच्चा मेरा इस तरीके से कुछ फेस कर रहा हो, क्योंकि मैं तो घर में बहुत अच्छा environment दे रही हूँ। You might not know कि उसको स्कूल में कोई बुली कर रहा है, या उसको कोई प्लेग्राउंड में कुछ कह रहा है, या even in the neighborhood he's feeling something. So he might get
stress by having pressure from school, from some social situation, from any family dynamics. हमारे यहाँ body shaming की जाती है, name shaming की जाती है. So these are the things that cause stress. हम कह देते हैं अरे मोटे इधर आ जाओ, ये तो बिल्कुल सूखा सा है. इस तरीके के जब हम नेम कॉलिंग करते हैं बच्चों को, तो हम उसको बहुत हंसी मजाक में उड़ा रहे होते हैं, या किसी बच्चे के रंग का मजाक उड़ाना, उसकी हाइट का, या इफ ही और शी इज हेरी तो उसका मजाक उड़ाना कि ये तो भालू है. सो दीज आर द थिंग्स जो कि बच्चे के अंदर स्ट्रेस कॉज कर सकता है, और हमें नहीं पता होता कि कितने वेज से हम उस बच्चे के अंदर स्ट्रेस डाल रहे हैं. देन children, they also have anxiety. For example, उनको किसी एग्जाम का फियर है, कोई वरी है, कुछ गलत हो गया उनसे. अगर पेरेंट्स आर ओवर स्ट्रिक्ट, उनको डेली एक्टिविटीज की जो चीजें हैं वो एंजाइटी कॉज कर सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, they can also have depression, they can also have some trauma as well. कोई emotional response to some traumatic experience, कोई loved one का loss हो जाना, कोई abuse, even if the parents are abusing the child, or he is being abused sexually or physically somewhere else, तो उसकी वजह से भी बच्चे के अंदर these are some common challenges जो कि बच्चा face कर रहा होता है. Then for example, having unhealthy eating behavior, eating too much junk, oily food, or for example not eating at all, being conscious. Especially girls के अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज होती है, they are very conscious about the body image. All right, so they might get eating disorders जो कि एक serious mental health issue है. Then they can have some social challenges जो कि हम नहीं समझ सकते. अगर एक बच्चे को क्लास में ये फेस करना पड़ रहा है कि I cannot be friend with you because of so and so reason. So these are the things जिसके लिए हमें जरूरी है कि अगर हमने अपने बच्चे की mental health को समझना है, तो these are all the parts and factors that we need to look at. Lastly, there are some signs and symptoms जो कि आप देख सकते हैं अगर आपके बच्चे के अंदर हो रहे हैं, तो there might be some issue. But ऐसा नहीं है कि एक दिन हुआ तो आपने कहा ओ हो मेरे बच्चे को कोई mental issue हो गया. It's not like that. Any symptom, any sign, it has to last for more than 2 weeks. That means 15 days. If something is persistent, or for example, after 15-20 days, वो चीज खत्म हो जाती है, and it is reoccurring, it is like after every 1 to 2 months the child has that thing, it means there is some issue, and you have to have a very keen eye on that thing. What are those signs and symptoms? First of all, you have to recognize that these early signs, they can be a potential for mental health challenges, and they are very common. First of all, they have change in their sleeping pattern. या बहुत ज्यादा सोना स्टार्ट कर दे, या बहुत कम सोना जो है उनकी हैबिट में आ जाए. सेकेंडली, लूजिंग द एपेटाइट, या यानी भूख बहुत ज्यादा लगे या बिल्कुल ही ना लगे, तो उनकी एपेटाइट में चेंजेस आ जाना. Then they withdraw from their friends, from their daily activities, they stop playing, they stop doing something, or they are doing it more. All right. Then they have persistent irritability and they have mood swings. All right. आप जरा सा उन्हें कुछ कहें तो वो चिढ़ जाए, तो ये जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट बच्चे में आ जाएगी, तो there could be some reason. Then they might have difficulty in concentrating and on their academics, पढ़ाई में दिल ना लगना, concentration का lose होना, या for example उनकी academic performance का जो है वो बहुत ज्यादा poor हो जाना. So these are all the things that might be signed for it. Then for example, they might have some frequent physical complaints, जैसे कि सर में दर्द होना, या उनका कहना कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, I'm lethargic, या मेरा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, without any medical reason. Then they start having some phobias, कोई fear, कोई किसी चीज का डर or anything, so they also come in it.
उसके अलावा दे स्टार्ट सेल्फ हार्मिंग खुद को. बहुत सारे बच्चे, व्हेन आई वाज वर्किंग इन मेंटल हॉस्पिटल इन AFMIH, उसमें हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स या बच्चे आते थे, दे यूज्ड टू हैव कट्स ऑन देयर बॉडीज, और दैट वाज नॉट नॉर्मल एट ऑल. या फॉर एग्जांपल बच्चे जो है ना, वो स्टार्ट ईटिंग देयर स्किन. ठीक है, अपने हाथ की उंगलियां जो है वो यहां तक होता था कि इट यूज टू ब्लीड अ लॉट, और उनको वो चीज करके मजा आता था, लाइक अपने आप को तकलीफ देके. सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज नॉर्मल और विच इज नेचुरल. So it is very important that we should take note of these occasional mood changes, जो कि if they are like once in a while, after 6 months or 8 months, अगर इस तरह का कोई span आ जाता है, it's normal. We are human being. We have some environmental factors that affect our body, our mental health. But अगर ये consistent है, you have to keep an eye on them. If you have any questions so far, you can write in the chat section, and then we will do it later on. अच्छा जी, उसके अलावा the second one is the parental role in nurturing the children's mental health. Parents play a very important and very huge role in nurturing the mental health of their children. हमें ये लगता है कि सिर्फ माँ बाप की ड्यूटी में ये है कि जी हम उनको अच्छा खिला दे, अच्छे स्कूल्स में पढ़ा दे, उसके अलावा हम उनको अच्छा जो है वो पहना दें. These are also essential parts, लेकिन उनकी वेल बीइंग के ऊपर भी माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट या हाथ होता है. पेरेंट्स जो है, दे आर चिल्ड्रंस फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रोल मॉडल्स. अगर माँ बाप की खुद की इमोशनल वेलबींग इंटैक्ट नहीं होगी, तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ. क्योंकि children, they are very keen observer, and they apart from this, they absorb the emotional atmosphere at home. Somebody few days back, she called me, some anonymous person, and she asked me about कि मेरे बच्चे जो है ना, जब मुझे जल्दी होती है या जब मुझे बहुत कोई important task होता है, मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं. So I told her that when something like this happen, the core reason is कि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है ना, they are kind of absorbing it. If the mother is being anxious because she has to manage everything at that time, some unannounced guests are coming, or for example या कुछ इवेंट ऐसा हो गया है, तो बच्चे they catch the vibes of the parents, even if the parents are having some fight. हमें लगता है कि बच्चों को असर नहीं हो रहा, but they are getting that thing. ठीक है, so उनकी जो mental health है, that is linked with how their parents are behaving in front of them, and how well the emotional well-being of the parents is. Apart from that, when parents, they prioritize their own mental health, they are also kind of in a way, they are teaching their children that we are your role model. These are the strategies that we can use to cope with life challenges and to cope with all the difficulties in life, how to emotionally regulate things, how to be more resilient. अब होता ये है कि अम्मी जान ससुराल में रह रही हैं, और अम्मी जान जो है उनको किसी ने कुछ कह दिया है, तो अम्मी जान जो है उनको नहीं पता कि उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है. अम्मी जान came back to the room and she start crying, and she opened her phone and she start talking to some friend or somebody in the family, and she's backbiting in front of the children. What could be the potential effect of that thing on the child? He will learn that I can have the abuse, and I don't have the courage to deal with it. And what
हैपन कि जो मदर है वो आके वो इस तरीके से बिहेव कर रही है, तो चिल्ड्रन इवेंचुअली लर्न फ्रॉम दैट थिंग. और फॉर एग्जाम्पल द फादर गोज टू दी टू जॉब, और वो वहां दफ्तर में कोई किसी सीनियर से किसी उसमें कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो घर आते हैं, एंड ही स्टार्ट अब्यूजिंग द चिल्ड्रन और स्टार्ट हिटिंग द वॉल्स और स्टफ लाइक दिस. तो बच्चे वो सीख रहे हैं और वो इवेंचुअली वही कुछ करेंगे जो उनके माँ बाप ने उनको करके दिखाया है. उसकी बजाय व्हाट कुड बी द हेल्दी वे, अगर मदर फील्स कि उनको कोई कुछ कह रहा है, तो एक being an educated and well aware person, what she can do is she can talk with that relation in a very not firm but rather very polite way, and convey to them that, for example, if you have some issue, some problem, we can resolve it, rather than just having that abuse in front of the children and then getting no way out for that, और आप उन बच्चों के सामने क्रिप करें या फॉर एग्जाम्पल उनके सामने रॉन्ग मीन्स इख्तियार करें. Now, what are the effective communication strategies for emotional openness? Because we need emotional openness. उसके लिए सबसे पहले अगर आपका बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है, वो मिसबिहेव कर रहा है, वो शाउट कर रहा है, उसको कोई एंगर इशू है, तो स्टार्ट डूइंग एक्टिव लिसनिंग. आपको अपने बच्चे को पूरी अटेंशन देनी है विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन और विदाउट एनी इंटरप्शन. अगर बच्चा कह रहा है कि मामा मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि आपने मेरी उस वक्त बात नहीं सुनी, नहीं मैं तो बात इसलिए नहीं सुन रही थी क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी. यू डोंट हैव टू interrupt them and you don't have to give them the reasons. When you're listening, or for example they are telling कि मेरा क्लास में ये क्लास फेलो is misbehaving with me or doing something, तो आपने उनको what happens, we start lecturing. हमने उस वक्त लेक्चर नहीं देना, hear them out, उनको सुने कि उनका प्रॉब्लम क्या है. Then you have to show empathy, not sympathy. Sympathy is जब आप किसी के साथ हमदर्दी करते हैं. हमारी नेशन में हमदर्दी बहुत है, we don't have empathy. Empathy means when you get into somebody's shoe, आप उसकी जगह पे जाके महसूस करते हैं कि वो बंदा क्या फील कर रहा होगा. अगर फॉर एग्जाम्पल my student, she was misbehaving with me in the class, I will get into her position and I will understand कि हुआ क्या होगा. Probably she has a bad day. Probably her parents had something with her. Probably she might be hungry. She might be thirsty. हम उस जगह पे जाके सोचेंगे और हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना. And same comes with our children. अगर आपका बच्चा यूं कर रहा है तो बीइंग अ पेरेंट कम टू द पॉइंट कि जहां आप ये समझ सकें कि बच्चा आया ऐसे कर क्यों रहा है, उसको क्या इशू है. फिर अगर वो आपको वो इशू बताता है तो आप उसकी इमोशंस को वैलिडेट करें, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें कि अच्छा आपको भूख लगी थी, मैंने खाना लेट सर्व किया इसलिए आपको गुस्सा आया. आपका गुस्सा आना बनता है. आई कैन अंडरस्टैंड, आई नो दैट दिस excuse me, but this is how you can do it. आप उसको चैनलाइज करने का तरीका बताएंगे, बट आप उसको ये नहीं कहेंगे कि आप जो ये फील कर रहे हो आप ये फील ही गलत कर रहे हो, आप जो है वो ओवरली सेंसिटिव हो रहे हो, या आप जो है आपको ऐसे फील हो रहा है, ऐसा है नहीं. सो यू विल नॉट डू लाइक दिस, क्योंकि इस तरीके से वो जो बच्चा है ही विल लूज कॉन्फिडेंस. ही विल फील कि माँ को तो मेरी बात समझ ही नहीं आती, या वालिद साहब को तो मेरी बात समझ ही नहीं आती कि मैं कहना क्या चाहता हूँ या मुझ पे गुजर क्या रही है. अगर हम कहें उनको कि फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज सेइंग कि जी आई एम हैविंग सम इशू इन द प्लेग्राउंड, तो आप कहेंगे कि भाई आप ही का मसला है, आप घर में नहीं सबके साथ मिलके खेलते तो आप ही ने कुछ किया होगा. या फॉर एग्जाम्पल आप उसको ये समझाने की कोशिश करें कि नहीं नहीं ऐसा तो होता है, इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं है. आप समझें कि क्या पता वो बच्चा इतना सेंसिटिव हो कि उसको वो चीज बॉदर कर रही हो, जो चीज आपको नॉर्मल लग रही है शायद वो चीज उस बच्चे के लिए एक्सक्यूज मी बॉदरेशन का जो है वो पर्पस हो. देन यू हैव टू
have an open dialogue, encourage them for open conversation about the emotions, how they are feeling, share your feelings as well. आप कोई कोट कर सकते हैं अपना किस्सा कि हाँ फला वक्त में मेरी भी किसी फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसे किया था और मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था. You can share your experience, so you will create a safe space for them. So every time they will have any issue, I can assure you they will definitely come to you rather than going to somebody else. Then you have to avoid any judgment. आपका इन्वायरमेंट घर का ऐसा हो कि आपका बच्चा सेफ फील करे अपनी कोई भी डिफिकल्टी इन द इमोशंस और फियर्स और कुछ भी आपके साथ एक्सप्रेस करने में, क्योंकि उसको पता हो कि यू आर नॉट जजिंग हिम और हर. देन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो थर्ड चीज हो सकती है वो है कि आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें. ओपन एंडेड क्वेश्चंस ये होते हैं जिनके अंदर बच्चे का जवाब यस और नो नहीं होता. यस नो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन. आपको भूख लगी है? नहीं. आपको किसी ने कुछ कहा है? नहीं. आप उसके बजाय ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि आपने सुबह कुछ ठीक से खाया नहीं, क्या पता आपको भूख लगी हो. या आप उससे ये पूछ सकते हैं कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आजकल आप अपने दोस्तों से कुछ कटे कटे से लग रहे हैं. आप इस तरह का कोई जुमला बोलेंगे ना तो वो बच्चा ओपन अप होगा. जब आप उससे पूछेंगे ना यस नो क्वेश्चन, तो वो आपके साथ ओपन कन्वर्सेशन में नहीं आएगा. सो आपको अफेक्टिव स्ट्रेटजीज अपनानी है ताकि वो बच्चा आपके साथ अपनी इमोशनल ओपननेस की तरफ आए, वो अपनी कम्युनिकेशन इस तरीके से लेके आए. अच्छा जी, लास्टली हमारे पास है यू हैव टू क्रिएट अ सपोर्टिव एंड सेफ एनवायरनमेंट एट द होम. बीइंग अ पेरेंट आपको ये करने की बहुत अशद जरूरत है कि आपका जो बच्चा है उसके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको सेफ एनवायरनमेंट मिले आपके घर में. क्योंकि घर जो है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि घर हमारी जन्नत है, तो आपने वो जन्नत वो क्रिएट करनी है अपने बच्चे के लिए. ठीक है, वो जन्नत कैसे क्रिएट होगी? सबसे पहले यू हैव टू एस्टेब्लिश दैट देयर शुड बी सम रूटीन. रूटीन का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा उस चीज पे स्ट्रिक्ट हो जाना है, बट विदाउट स्ट्रिक्टनेस, विदाउट एनी लाइक वो जैसे कहते हैं ना कि आपने घोड़े को चाबक मार मार के नहीं आपने सिखाना, बल्कि आपने उसको ये महसूस कराना है कि रूटीन होने का क्या मकसद है. यानी एक ऊपर नीचे तो हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट, बट आप ने सो के उठना है तो आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने नाश्ता करना है, यू हैव टू टेक बाथ. मतलब ये सर्टन जो लाइफ डेली लाइफ एक्टिविटीज है उनकी एक रूटीन होनी चाहिए कि बच्चा नहाएगा भी, बच्चा जो है वो सबके साथ मिलके बैठ के खाना खाएगा. Then you guys will be doing some reading stuff together, बाहर जाएंगे. So you have to predictably provide a sense of stability. क्योंकि जब बच्चे को पता नहीं होता ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ रहे हैं तो बच्चे को पता ही नहीं है कि मैंने सुबह उठ के करना क्या है. वो उठता है और उठ के फॉर एग्जाम्पल वो कुछ भी लाइक अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है. अगर रूटीन का मतलब ये होता है कि बच्चे को पता हो कि मैंने क्या करना है. इफ यू आर गोइंग आउट तो बच्चे को पता हो कि हमने जब बाहर जाना है तो हमने क्या क्या करना है. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे अपने बच्चों के साथ कहीं जाना हो तो आई अ डे और अ 2 बिफोर मैं उनको बताती हूँ कि हमने कब जाना है, कहाँ जाना है, कौन आ रहा है. सो वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो. ऐसे नहीं एकदम से घंटी बजे और कोई घर में आ रहा है और बच्चा देख रहा है कि ये क्या हो रहा है. तो आपने एक इस तरीके से रूटीन एक बनानी है और चीजें उनको उनकी आगाही बच्चे को देनी है. सेकेंडली यू हैव टू सेट बाउंड्रीज. बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि वही चाबक से घोड़े को सीधा करना. बाउंड्रीज का मतलब ये है कि बच्चे को पता हो कि रात 10 बजे हमारे घर पे लाइट ऑफ हो जाती है, तो मतलब 10 बजे ऑफ हो जाती है. ठीक है, तो आपने सर्टन या फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट गो अलोन समवेयर, और
somebody cannot come without their parents' permission to our house. So ये वो certain clear rules और boundaries हैं जो कि आपके बच्चे को safe और secure feel कराती हैं. बच्चे को ये पता होगा कि for example मेरे parents मुझे कभी जो हैं वो for example अकेला नहीं छोड़ेंगे, या for example वो abruptly मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे. आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि for example अगर हम ये करने लगे हैं तो आप क्या समझते हैं, हमें इसमें क्या करना चाहिए, या how you want to do it. ठीक है. Then you have to encourage autonomy. मैं इस चीज के ऊपर हमेशा बहुत ज्यादा emphasize भी कर रही होती हूँ कि we have to give the child autonomy. आप बच्चे को खुद से ऑटोनमस होने दें, खुद पे डिपेंडेंट होने दें, क्योंकि अगर आप उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट हर चीज के लिए रखेंगे तो वो 25 साल का भी हो जाएगा ना, तो उसको आप ही चाहिए होगे, वो कभी भी कुछ नहीं कर सकेगा. जो छोटे छोटे डिसीजंस या फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो आप बच्चों को बता सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास ऑटोनमी है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं. ठीक है. सो यू विल अलाउ देम टू मेक एज अप्रोप्रिएट डिसीजंस. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली ईद गुजरी, तुम आई हैव माशाल्लाह 2 daughters. तो 1 is 3, 1 is 4. So I give them the opportunity. मैं उनको बताती हूँ कि जैसे हमारा बजट ये है, and in this budget you can buy whatever you want for your Eid dress. अगर फॉर एग्जाम्पल वो मुझे कहते हैं कि जी हमारे पास 300 करोड़ से अबव जा रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई ओपन द ऐप और मैं उनको कहती हूँ कि ये इससे बढ़ रहा है, देन दे themselves डिसाइड कि मैंने क्या क्या चीज ड्रॉप करनी है. आई एम नॉट द वन हु, बाज दफा ऐसा होता है कि लास्ट टाइम इट हैपेंड कि बहुत ही एक यूजलेस चीज थी, मुझे फील भी हो रहा था कि इसकी बाद में कोई जरूरत नहीं है, बट माई डॉटर वॉन्टेड इट. तो ये वो चीजें हैं जो आप बच्चे को बताते हैं. या फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर गोइंग टू बाय अ टॉय, तो हम उनको इजाजत देते हैं कि आप सिलेक्ट करें, ये हमारा बजट है, इतने डेज के बाद फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 6 months और आफ्टर 8 months मैं उनको अलाउ कर रही हूँ कि जी हमने इतनी मनी सेव कर ली है, अब यू कैन बाय दिस टॉय. then they have this autonomy, they can decide कि वो क्या करेंगे. या फॉर एग्जाम्पल when I'm feeding them, तो I give them options कि अच्छा आई हैव दिस एंड दिस एंड दिस ऑप्शन, क्या खाना है आपको आज दिन में. ठीक है. एंड देन दे टेल मी. तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आप बच्चे को कॉन्फिडेंस देते हैं, आप उसकी एज अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेने में उसकी हेल्प करते हैं. ऑलराइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो है वो यू हैव टू सेलिब्रेट द एफर्ट, एक्नॉलेज देयर अचीवमेंट्स. बच्चा इस चीज के ऊपर फिदा हो जाता है कि आप वो एक बस वो ऐसे मुंह से कुछ आवाज भी निकालेगा ना, तो उसके लिए वो इट इज हिज क्रिएशन. अगर आप उसके ऊपर उसको अप्रिशिएट कर देते हैं तो बच्चा उससे ही और शी विल बी ऑन द 7th स्काई कि पता नहीं मैंने क्या अचीव कर लिया है. सो व्हेन दे कम टू यू, तो आपको हमेशा जो है वो आप करें. 1-2 टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जो मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे ड्रॉ समथिंग, तो मैं चाहे वो कितनी ही मेरी एज के मुताबिक एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो, मैं हमेशा उसको पोस्ट कर देती हूँ लाइक समवेयर, या मैं अपनी फ्रिज के ऊपर उसको लगा देती हूँ ताकि मेरा बच्चा बहुत इनकरेज्ड फील करे कि मेरी चीज की वैल्यू है. ठीक है. और जब वो फॉर एग्जाम्पल मुझे दिखाते हैं ना, तो आई अप्रिशिएट देम लाइक एनीथिंग. एंड सेम डज माय हस्बैंड के हम उनको ये शो कर रहे होते हैं कि आपने जो क्रिएट किया दैट इज अमेजिंग एंड दैट इज वंडरफुल एंड यू कैन डू दिस. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप उनके अंदर सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट डाल सकते हैं. अच्छा, एक चीज व्हिच आई हैव स्टार्टेड डूइंग कि मैं अपने बच्चों को अब ये इस चीज पे ला रही हूँ कि दे डोंट हैव टू compete विद वन अनदर, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन की वो होती है और कंपटीशन आपकी क्रिएटिविटी खत्म कर देता है. सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई टेल देम कि आप जो है वो एक दूसरे से compete करने की बजाय आप लोग खुद से compete करें. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव मेड समथिंग और you learned something, next time you can learn better than that. All right. अच्छा जी, उसके अलावा
have some family time. What you can do, you can spend quality time together, do some family activities, build some connection. इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा open communication का मौका मिलता है. For a few months now, we are not very consistent in it, but we are trying to be. हम हदीस की किताब इकट्ठे पढ़ते हैं. उससे ये होता है कि दो के दे आर वेरी यंग एट दिस स्टेज और उनको शायद उस चीज की समझ तो नहीं आती, बट उससे ये होता है कि उनके कान में बात जरूर डल जाती है. सो यू कैन डू रीडिंग टुगेदर, जिसमें आप कोई, आपके पास बहुत सारी ऐसी किताबें हो सकती हैं, जाविया है या कुदरतुल्लाह शहाब की कुछ ऐसी जो शहाब नामा है, या फॉर एग्जांपल देयर आर अदर बुक्स लाइक पॉलो कोएलो की हैं, जिससे आप उनको कोई मोटिवेशनल चीज या कोई सेंटेंस या कुछ आप उनको बता सकते हैं जो कि बच्चे के दिमाग में रह जाएगा. अच्छा, उसके बाद ऑलवेज वैलिडेट देयर इमोशंस. अगर वो फील कर रहे हैं, गुस्सा या गम है उन्हें या फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो आप उनको बताएं कि हाँ मैं भी ऐसे फील करता था, बट देन आई डिड दिस थिंग, जिससे मैंने इस चीज को चेंज किया या ओवरकम किया या कोप किया. सो यू टीच देम इन अ हेल्दी वे हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस. ऑल राइट. So your role as a parent is to provide guidance, support and a space जो कि safe हो आपके बच्चे की emotional growth के लिए. All right? अच्छा जी, now we will move towards the self care. अच्छा, सेल्फ केयर का जब हम नाम सुनते हैं ना, तो अक्सर लोगों का को ये समझ आता है कि सेल्फ केयर का मतलब है कि हमने सिर्फ, इफ यू आर अ फीमेल, यू आर जस्ट गोइंग टू पार्लर, और फॉर एग्जांपल यू आर having some spa और इस तरह की चीजें, these are coming in the self care. They are part of self care, but they are not wholly the self care. All right. So self care का मतलब है कि आपने स्ट्रेस, जब हम कहते हैं ना कि you have to stress on the importance of self care, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ को तवज्जो देनी है. मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हम इसको कोई लग्जरियस कोई चीज कह रहे हैं कि आपने पता नहीं कोई स्पेशली कुछ जाके करना है. Simply giving time to yourself is also part of self care. ठीक है. You can set some boundaries with your partner जहां वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं, like having that thing. We have some common parental stress. We all go through them. We all know them. So what we can do, we all the time we are, we are juggling with the time management. So what you can do your household chores and your, for example, stuff by taking somebody's help, or for example not doing them, like taking the stress of them. तो होता ये है कि हम जब फॉर एग्जाम्पल परफेक्शनिज्म के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं, या फॉर एग्जाम्पल हमसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता, या हम जब कंपैरिजन करते हैं कि अच्छा फलां का बच्चा तो ये कर रहा है, या फलां के घर में गई उसके घर में तो ऐसी ऐसी चीजें सजी हुई थी तो मुझे भी यूं ही करना है. ठीक है. उसके अलावा जब आपको कोई डाउट्स होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल आप जब अकेले फील कर रहे होते हैं, तो ये वो सारे कॉमन पेरेंटल स्ट्रेसर्स हैं जिनको आपको मैनेज करने की जरूरत है. सो अगर आप इनको मैनेज कर लेते हैं तो ये भी पार्ट ऑफ योर सेल्फ केयर है. सेल्फ केयर का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ खुद के लिए टाइम निकालना है, बल्कि जो चीजें, जो लाइफ चैलेंजेस हैं, हाउ यू आर कोपिंग विद देम विदाउट कॉजिंग स्ट्रेस टू योरसेल्फ इज पार्ट ऑफ सेल्फ केयर. So we all know that parenting is overwhelming. We all know कि हमसे टाइम मैनेज नहीं होता. तो उसका तरीका ये होता है कि आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें कि क्या चीज पहले करने की है. अगर फॉर एग्जांपल आज कपड़े धुलने से रह सकते हैं, तो आप आज लॉन्ड्री अवॉइड कर दें. ठीक है. अपने आप को स्ट्रेस में नहीं करें, बल्कि आप ऐसे नहीं करें कि इधर हाथ इधर लगा रहे हैं दूसरा उधर कर रहे हैं.
वन बाय वन अपने टास्क को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. व्हाट यू कैन डू इज, आप रात सोने से पहले ना अपने अगले दिन का स्केड्यूल, अगर लिख नहीं सकते आजकल तो वी हैव नोट्स, वी कैन डू एनीथिंग ऑन द फोन, बट आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि मुझे कल क्या क्या करना है और किस किस टाइम के अकॉर्डिंग करना है. जहां मैंने बात की परफेक्शनिज्म की, तो आप ये समझें कि आप एक इंसान है और हम बीइंग एन इंसान, हम इम्परफेक्ट भी हो सकते हैं. आप ये देखें कि आप जो साल पहले थे, क्या आप उस साल से आज अपने आप को प्रोग्रेस्ड फील करते हैं या अपने आप को डिफरेंट फील करते हैं? इफ यू फील सो, आई गेस दैट्स इनफ. So you don't need to compete with anybody. You don't need to compare yourself or your children or your house or your family with anybody, because every family is unique. Then whenever you are having feeling of isolation, reach out to somebody, talk to somebody. It could be your family, it could be your friend, it could be your sports group. Mashallah, dedicated parent is providing that support group to its members every year, so that is also वेरी बेनिफिशियल. अगर आप बाय गेटिंग द मेंबरशिप, आप हर मंथ जो है वो सपोर्ट ग्रुप में आके आप दूसरी मदर्स से, दूसरे और क्वालिफाइड सर्टिफाइड प्रोफेशनल से आप मदद ले सकते हैं कि आप कैसे किसी चीज को हैंडल करें. देन डू नॉट compromise on me time. You need your me time. You need some time in the day for your own self that is just for you. चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे वो 20 मिनट हो या 1 घंटा हो, यू हैव टू हैव सम टाइम फॉर योर सेल्फ, जहां आप किसी को वक्त नहीं दे रहे और कुछ नहीं कर रहे. अच्छा, देन यू नीड माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन. उसके लिए आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं. एक्सरसाइज आपका मूड बूस्ट करती है. उसके अलावा आप फॉर एग्जाम्पल अपनी वेलबींग के लिए कुछ जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं. इस तरीके की चीजें कर सकते हैं जो कि आपको मेडिटेशन में और फॉर एग्जांपल माइंडफुलनेस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. अक्सर लोग माइंडफुलनेस को समझते नहीं है. उनको दे आर लाइक अनएबल टू अंडरस्टैंड कि माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है. माइंडफुलनेस जो है ना, वो उसका मतलब है कि यू आर प्रेजेंट इन द मूवमेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइम. सो प्रैक्टिस बीइंग इन द मोमेंट, बीइंग इन द प्रेजेंट. क्योंकि जो माइंडफुलनेस है ना, इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस, इट विल एनहांस योर इमोशनल वेलबींग. कल क्या होगा या कल क्या हुआ था, इट शुड नॉट अफेक्ट यू, क्योंकि गुजरे कल को आप बदल नहीं सकते और आने वाले कल के ऊपर आपका इख्तियार कोई नहीं है. देन फाइंड एक्टिविटीज जो आप इंजॉय करते हैं. योगा है या फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग है या एक्सरसाइज है या टॉकिंग टू अ फ्रेंड है, रीडिंग अ बुक है. Then have very good eating habits. Like आप you should eat healthy, क्योंकि जब आपकी बॉडी नरिश्ड होगी बैलेंस्ड डाइट से, जिसके अंदर आप शुगर्स को अवॉइड कर रहे हैं, जिसमें आप कैफीन को अवॉइड कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होंगे. Then you should have a very good sleep habits, जिसमें आप अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करते हैं. आपका calming बेड टाइम हो, आपकी एक रूटीन हो, एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स की स्लीप आपको आपके पास हो. सोशल सपोर्ट ग्रुप की हमने बात कर ली. एंड लास्टली, इफ यू फील that you need some professional help, do not hesitate. Seek therapy, seek counseling whenever it is needed, because it is a sign of strength, not sign of weakness if you're asking for help. So self-care is not selfish. It is in a way, it is an investment in your well-being and your ability to provide the best possible support to your children. क्योंकि एक अच्छी माँ, एक अच्छा बाप ही एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं और वो अच्छे बच्चों को जो है वो परवान चढ़ा सकते हैं. Then strategies for balancing parenthood and self care, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने टास्क को सबसे पहले जो प्रैक्टिकल एडवाइस आई यूजुअली गिव ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड सेटिंग बाउंड्रीज इज कि अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करें. ठीक है, जो इमीडिएट चीजें रिक्वायर करती हैं आपकी अटेंशन, पहले उनको दें, और जो वेट कर सकती है उनको होल्ड पे रख दें. ठीक है, सो फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स. Then you have to delegate.
always involve your partner. For example, you can delegate tasks to your older children and share responsibilities. जैसे कि I can tell you कि अगर मेरा बच्चा टीवी देख रहा है तो मैं उसको टीवी बंद करके ये कहूंगी कि ये जो जूते लगे हुए हैं ना, इनको जरा रैक के अंदर तरतीब से लगाओ. और फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड, यू हैव टू हेल्प मी इन क्लीनिंग अप. ठीक है. या जैसे यहाँ स्वीडन में तो बहुत कॉमनली है ना, स्तादा करना. जब आपने खेल लिया है तो बच्चे हैव टू पिक अप एवरीथिंग. सो जब आप अपने टास्क डिवाइड कर देते हैं तो यू आर काइंड ऑफ you are balancing your parenthood along with your self care. उसके अलावा आप एक स्केड्यूल बना सकते हैं जिसमें आपको पता हो कि आपकी एक डेली रूटीन है जिसमें आप कुछ टाइम डेडिकेट करेंगे अपनी सेल्फ केयर पे, और आप उससे बच्चे लर्न करेंगे दैट दे आल्सो हैव टू हैव सम टाइम फॉर देमसेल्व्स. फिर वही कि आपने कुछ बाउंड्री सेट करनी है. यू हैव टू से नो, यू हैव टू लर्न टू से नो व्हेन इट इज नेसेसरी. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल मुझे रात के 2 बजे नेबर से कॉल आ रही है कि मुझे ये काम है, तो आई हैव टू सेट दैट बाउंड्री के इन केस ऑफ इमरजेंसी इट्स पॉसिबल. लेकिन अगर कोई रात के 2 बजे मुझे फोन करके पूछ रहा है कि हाँ बताओ फलां चीज कैसे करेंगे, and you will also be like कि यार this is time to sleep. or for example, your child is like, अगर आपने उसको fully he or she was fed और सब कुछ उसका पूरा था और वो रात के 2 बजे उठ के आपसे कोई इस तरीके की डिमांड करेगा, तो you have to teach him or her कि अगर आपने उनको before bedtime he or she had their meal, तो they cannot have a cookie at 2 o'clock. अच्छा जी. Then you have to have some strategies to involve children in the self-care routine. आपको लीड करना है by example. Like if reading is a self-care for you, or exercise or deep breathing, तो your children are observing you. So मैं अक्सर जैसे मेरे बच्चों को गुस्सा आता है तो I tell them कि okay, have deep breathing. जरा लंबे सांस लें ताकि आपका थोड़ा सा रेगुलेट हो चीजें. Then for example, art, creativity, sometimes जैसे मुझे बहुत ज्यादा कोई anxiousness हो या कुछ हो और मेरे बच्चे coloring या drawing बहुत essential चीज है हमारे घर में, so I try to do that with them, और मैं खुद उससे बहुत ज्यादा रिलैक्स होती हूँ. एंड देन फॉर एग्जाम्पल माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें बहुत ज्यादा, और बच्चों को भी ये चीज सिखाएं. माइंडफुल ईटिंग करें, माइंडफुल स्लीपिंग करें. ऐसे नहीं कि किसी वक्त भी सो जाएं और किसी वक्त भी कुछ भी खा लें. यू हैव टू एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ मी टाइम. मी टाइम का मतलब यह है कि आपने अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको स्केड्यूल करना है. एक मी टाइम आप वीकली स्केड्यूल कर सकते हैं, और इट शुड बी नॉन नेगोशिएबल. इट शुड बी देयर, ताकि सबको पता हो कि ये टाइम है. अम्मी 10 बजे सुबह चाय के साथ बिस्किट लेके बाहर खिड़की से देखती हैं, तो वो इसी टाइम पे रोज देखेंगी, सो दैट कि बच्चे को पता हो कि एक फिक्स टाइम है. देन यू कैन हैव अ नैप टाइम. दिन के वक्त घंटा आधा घंटा कलूला करें और एक फिक्स बेड टाइम रूटीन रखें. Then you can do these things by trading off with your partner. कुछ वो आपको coordinate कर दें, कुछ आपके साथ वो help out कर दें. Then do mindful multitasking. जैसे मैंने कोई podcast को सुनना हो या मैंने तिलावत सुननी हो, तो when I'm cooking or when I'm doing something else, or when for example I'm like राइटिंग समथिंग या कुछ वो उस तरीके से, तो मैं प्लेग्राउंड में जो है वो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ प्ले कर देती हूँ. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट सेल्फ केयर इट डज नॉट हैव टू बी टाइम कंज्यूमिंग. कोई 6 घंटे नहीं आपने देने, वो 10 मिनट भी आपके लिए बहुत है. वो छोटी छोटी स्मॉल कंसिस्टेंट ब्रेक्स, एफर्ट्स, वो आपकी वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे एक मशीन हमारे घर पे होती है ना, तो हम उसको 24/7 चलाते नहीं है. हमें पता है कि हमने उसको और उसके ऊपर लिखा भी होता है, उसके जो मैनुअल साथ हमें मिलता है कि इसको यूज कैसे करना है, तो उस अपेंडिक्स या उस पैम्फलेट के ऊपर लिखा होता है कि आपने ब्रेक्स लेनी है. सेम इज आवर बॉडी. इट्स ऑल्सो लाइक अ मशीन. इट ऑल्सो नीड सम रेस्टिंग. ठीक है. या फॉर एग्जाम्पल सम रीस्टार्ट. और वो रीस्टार्टिंग होती है व्हेन यू गिव
time to yourself and when you are involved in self-care. Last, we have seeking professional help. Stop feeling this thing that we will get some stigma, या हमारे बच्चे के ऊपर कोई दाग लग जाएगा कि लोग कहेंगे कि ये अल्लाह माफी दे पागल है, या इसके अंदर कोई साइकोलॉजिकल इशू है. और अगर आपके इर्द गिर्द कोई है और उसको कुछ इस तरह का इशू है, तो प्लीज बी माइंडफुल इन वट एवर यू आर सेइंग. आपको नहीं पता कि अगले शख्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है. इवन इफ यू आर डूइंग, मतलब लाइक हमारे पाकिस्तान में इट्स वेरी कॉमन, लाइक वी सपोर्ट सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज, but try to restrain yourself to say something bad about other person, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसी के ऊपर उसका क्या impact हो. So you have to be very mindful when you are addressing somebody or when you are having something. So you have to address this stigma, because you have to recognize this thing, or you have to feel this thing कि हमें अगर professional help की ज़रूरत है तो it's a sign of strength and not weakness. So if you are going to your doctor for your physical ailments, तब तो कोई नहीं कहता, तब तो कोई आपको नहीं पुकारेगा कि ये कैंसर है, और या इसको फॉर एग्जांपल टीबी है, या इसको कोई और इशू है. तो मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारे, इट्स नाउ प्रूवन, यू हैव सम इशू इन योर ब्रेन, there is some change, chemical change in your brain, or it could be biological, or it could be environmental. It has nothing to do with your own self. So you have to seek help for your children. You can communicate with some professional with that. If you have some, if your child have some communication difficulties, आप तब उनके पास जा सकते हैं. अगर आप कोई नोटिस कर रहे हैं चेंज अपने बच्चे की इमोशनल या सोशल इंटरेक्शन में, या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया है. हमें ऐसे लगता है कि कोई अगर कोई लॉस होता है, किसी हाला का, मामू, दादा दादी, फूफो, किसी की कोई डेथ होती है, या कुछ एक्सीडेंट होता है, या फाइनेंशियल इशू हो जाता है घर पे, तो बच्चे तो छोटे हैं, उनको तो पता ही नहीं चलेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. दे ऑल्सो गो थ्रू दैट ट्रॉमा. एंड सेम फॉर द पेरेंट्स. अगर आपको कोई ओवरवेलमिंग स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, यू आर हैविंग सम परसिस्टेंट मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी है, यू आर हैविंग सम रिलेशनशिप स्ट्रेन्स हैं, तो यू हैव टू हैव द प्रोफेशनल हेल्प. These are all the additional resources that you can use. They are very helpful. I will ask Uzma to share it with all of you in the group as well. So that's all. I hope कि आपको ये session अच्छा लगा होगा और आपको ये काफी आपके लिए helpful होगा. I'm open for questions. Thank you so much, Aisha. It was indeed a very insightful session. बहुत सारी चीजें इसमें मुझे भी सीखने को मिली. Although being a student of psychology myself, बहुत सारी चीजें आपको लगता है आपको पता होती हैं, but it was so comprehensive. और आपने हर चीज को हिट किया, हर चीज का solution बताया. I think it was wonderful. We have a few questions in the chat section. I'm just going to read them out to you. और आप उनको आंसर कर सकती हैं. We just have to be very like mindful of the time. कोशिश करेंगे कि हम comprehensively उसको आंसर करें, और अगर कोई additional question हो तो people are like requested and also welcome कि वो हमारे WhatsApp ग्रुप पे डिस्कशन का आगाज कर सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी उसका फायदा हो. पहला क्वेश्चन हमारा है अरुणा आसिफ की तरफ से, और उन्होंने पूछा है कि I'm sorry the name, maybe I'm just mixing it up. अनम वहीद ने किया है क्वेश्चन. उन्होंने कहा कि बड़े बच्चों की हम कैसे मेंटल हेल्थ की केयर कर सकते हैं जब उनके भाई या बहन जो छोटे हों. कभी छोटे सिबलिंग्स को खेलने का दिल करता है, लड़ते हैं बहुत, and if the gap is 4 years or any other case. So basically about siblings की mental health को कैसे ख्याल रखा जाए अगर बीच में gaps हो. All right. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा है ना, उसमें ये होता है कि अगर आपके बच्चे ने दूसरे बच्चे के साथ मिसबिहेव किया है, पहले तो कोशिश करें कि आप बीच में इंटरप्ट ना करें. लेट देम रिजॉल्व देयर इशू. अगर वो उनसे रिजॉल्व नहीं होता है, दे आर कमिंग टू यू, पहले तो आप उनको कहें कि यू हैव दिस इशू, ट्राई टू कम अप विद सम सोल्यूशन योरसेल्फ.
अगर वो नहीं come, they are not unable to come up with any solution, टेक टाइम, बी पेशेंट। आप बच्चों को अकेले में अलहदा अलहदा बता सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे को आप बता सकते हैं, जैसे 8 ईयर्स है, 7 ईयर है, कि आपकी बड़ी बहन या बड़े भाई का एक रुतबा है, वो आपसे बड़े हैं, वो उम्र में बड़े हैं और हमें उनका लिहाज करना चाहिए। और आप वही, यू कैन बी अ रोल मॉडल इफ दे आर सीइंग यू रिस्पेक्टिंग योर सिबलिंग्स, दे विल इवेंचुअली लर्न फ्रॉम इट। और जो बच्चे होते हैं उनका अगर तो फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो छोटी मोटी लड़ाई होता है, उसका उनकी मेंटल हेल्थ पे उस तरीके से असर नहीं पड़ता, अनलेस एंड अनटिल पेरेंट्स आर टेकिंग साइड्स। व्हेन पेरेंट्स स्टार्ट इन्वॉल्विंग एंड दे स्टार्ट टेकिंग साइड्स, आप दोनों बच्चों को अलग अलग तौर पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कहाँ उनको लीवरेज देनी है और कितना वो बैलेंस कर सकते हैं, या आप सिखा सकते हैं। एंड द बेस्ट टाइम इज द बेड टाइम, क्योंकि उस वक्त बच्चे आर वेरी रिसेप्टिव एंड वट एवर यू विल टेल देम इट विल लास्ट विद देम फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन उस्मा। जी आयशा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि थेरेपीज कहाँ से लें ऑनलाइन? देयर आर मल्टीपल जो ऑनलाइन जो है वो ग्रुप्स है, या फॉर एग्जांपल देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि देती है। आई स्टार्टेड मेंटल हेल्थ केयर ग्रुप, जिसके अंदर मेरे पास एक बहुत अच्छी फ्रेंड है वो मेरी, और उन्होंने रिसेंटली अभी एबनॉर्मल थेरेपी में भी कुछ किया है। आई माई सेल्फ गिव थेरेपीज, बट क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होता है, सो उसमें ऑलरेडी आपको थोड़ा सा वो देखना पड़ता है। बट आई कैन शेयर द लिंक टू ऑल दोज पीपल हु आई नो पर्सनली, या फॉर एग्जाम्पल जो कि प्रोफेशनली अवेलेबल हैं इन पाकिस्तान और फॉर एग्जाम्पल इन यूरोप। परफेक्ट। हम ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह सेशन के बाद हम अपने लिंक के साथ ही शेयर कर देंगे। एक और उन्होंने, लाइक आई थिंक इट्स मोर अबाउट आइडियाज, शी आस्क्ड suggest ideas about teen anger management, mood swings, control, etc. So I think ये बहुत broader topics हैं, हाँ उनके जी, ऊपर अलहदा से हमारे अपकमिंग कोर्सेज आ रहे हैं डेडिकेटेड पेरेंट्स में ही, जिसमें टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, हमने बल्कि लास्ट ईयर समर कैंप में टीनेजर बच्चों को एंगर मैनेजमेंट पे पूरा मैंने कोर्स करवाया था, जिसमें हमने उनको बताया था कि हाउ दे कैन मैनेज देयर एंगर। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट पे हमारे मेंबर्स के लिए अनकरीब कोर्सेज हैं। Perfect, that's awesome. एक और अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई डोंट वांट टू मिस इट इवन दो वी आर ओवर द टाइम, बट हम इसको जल्दी से टच कर लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि इग्नोरेंस में जो लॉस हो गया है बच्चों का, लाइक माय डॉटर इज 4 years old नाउ, बट मुझे अभी 1 साल हुआ है काफी अवेयरनेस आई, तो पहले 3 सालों में जो लॉस हो गया अबाउट हर कॉन्फिडेंस एंड माय ओन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कन्वेइंग माय ओन इमोशंस इन हेल्दी वे, इन सब में जो लॉस हुआ है, हाउ वी कैन रिवर्स इट आफ्टर 4 years of age? अच्छा, ह्यूमन, नॉट जस्ट ह्यूमन, अल्लाह ताला ने तमाम ऑर्गेनिजम्स में ये चीज रखी है कि कहीं आपका दरख्त को कट लगता है ना, तो वो रीग्रो कर जाता है, और अगर एक स्टारफिश अपना आर्म लूज करती है तो इट रीजनरेट्स। सेम हैपेंस इन ह्यूमंस। अगर 4 साल क्या 10 साल क्या 20 साल भी गुजर गए हैं, if you start doing those things again, you will eventually have their positive impact. So वो जो 4 साल गुजर गए उनके ऊपर उनको आप भूल जाएं और स्टार्ट गिविंग द मैक्सिमम लव। मैं हजरत अली का हमेशा एक कोट शेयर करती होती हूँ, वो कहते हैं कि पहले 7 साल जो है ना, आपके बच्चे को सिर्फ आपका प्यार चाहिए, मतलब वो कुछ भी करें उनको सिर्फ प्यार चाहिए। नेक्स्ट 7 years आप उनको सिखाएं, 7 to 14 टीन एज का जो स्टार्ट है वहां तक आपने उनको सिखाना है हाउ टू डील विद लाइफ चैलेंजेस, हाउ टू डू थिंग्स, हाउ टू मैनेज लाइफ स्ट्रेसेस। उसके बाद जो 14 से 21 है, मेक यू देम योर फ्रेंड्स। जिस तरह आप दोस्तों को जज नहीं करते ना, जिस तरह दोस्तों की हर बात के ऊपर आप कमेंट नहीं करते ना, जैसे दूसरों की आप अपने दोस्तों की हर बात को माफ कर देते हैं, इन द सेम मैनर यू हैव टू डील विद योर चिल्ड्रन। सो पहले 7 years आप अपने बच्चे को सिर्फ प्यार दें, और ये प्यार तो लॉन्ग लास्टिंग है। हैव मैक्सिमम क्लोजर, बच्चे को चूमना, उसको गले लगाना, उसके साथ फिजिकल टच होना, इट इज वेरी नेसेसरी।
अनकंडीशनल लव का मतलब ही है, कहीं भी आप किचन में खड़े हैं, बच्चा आपके पास आया, 2 मिनट आप अपनी चीज को पॉज करें, होल्ड हिम और हर इन योर आर्म्स, आप उसको प्यार करें, उसको उतारे, वो चला जाएगा, उसने सिर्फ उतनी सी चीज लेनी है। सो जो 3 years का लॉस है, डोंट फोकस ऑन दैट, यू हैव अ लाइफ अहेड। wonderfully answered. Thank you so much, Aisha. आपको chat में भी जो है बहुत सारी appreciation लोग भेज रहे हैं. They are very appreciative of the fact कि आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सारी चीजें बताई हैं, and also like your service. माशाल्लाह, thank you so much. Session बहुत informative था. इसकी जो recording है, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं अभी chat में भी, but also in the WhatsApp group. इंशाल्लाह हम इसको अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता देंगे कि हमने इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है. अगर आपके कोई और क्वेश्चन है या अगर आप हमारी इस जर्नी में हमारा साथ देना चाहते हैं एज अ वॉलंटियर, एज अ पेरेंट, एज अ चाइल्ड, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे. और वंस अगेन थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच फॉर द ऑडियंस. और अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो, प्लीज गेट बैक टू अस. Jazakallah everyone. We're gonna conclude our session here. I'm just gonna stop the recording. And